हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। भरत तिवारी का मामला हर दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। परिवार अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। इसी बीच सियासत भी अपने चरम पर पहुंच गई है। इस मामले में अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है और ओवैसी ने बिहार सरकार और बिहार पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा कि एक ब्राह्मण का बच्चा मारा गया। ओवैसी क्या बोले हैं, जरा बयान सुनाते हैं आपको। मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर गलत है। जब कोर्ट, अदालत, संविधान BNSS है तो फिर अगर एनकाउंटर से इंसाफ हो सकता है तो फिर कोर्ट को, BNS को उठाकर फेंक दो, कोर्ट को बंद कर दो। रूल ऑफ लॉ संविधान की बात करता है। वो भारत भूषण तिवारी एक ब्राह्मण बच्चा था। एक ब्राह्मण बच्चा था तो क्या मैंने देखा कि मुसलमान हिंदू देखा? नहीं। आपने ओवैसी का बयान सुना। अब आपको बता दें एक बड़ी खबर। 5 जुलाई को, आज से 4 दिन के बाद, जगदीशपुर में एक बहुजन महापंचायत का ऐलान किया गया है। जी हां, भरत तिवारी के विरोध में। आप देखिए कैसे इसमें राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है और बहुजन समाज के नए नए युवा जो खुद को बड़े नेता समझते हैं, उन लोगों ने यह महापंचायत बुलाई है और कहा जा रहा है कि इसमें वही लोग शामिल होंगे जिनको लगता है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर सही हुआ। और इसके लिए जो पोस्टर बनाई गई है उसमें बिहार के सीएम और पूर्व सीएम नीतीश कुमार, लालू यादव की तस्वीरें भी लगाई गई है। यानी जो लोग एनकाउंटर पर सरकार का विरोध करते थे अब वही समर्थन करने लगे हैं। इसी बीच एक बयान भी सामने आया है। ये कोई गोल्डन दास है, उसका कहना है कि भरत तिवारी विकास दुबे से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है। कोई रुद्र प्रताप कुशवाहा है, सोशल मीडिया पर उनका भी बयान वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भरत तिवारी के मां बाप और पूरे परिवार का एनकाउंटर होना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों का एनकाउंटर होना चाहिए। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से अब महापंचायत का ऐलान किया गया है और मामले में लगातार परिवार की मांग बढ़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा गर्माता जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। भरत तिवारी का श्राद्ध संपन्न हो गया है। 13वीं पलकर 25,000 लोगों की भीड़ वहां पर पहुंची। सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। ऐसे में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ इस डिबेट में कोई भी राजनीतिक प्रवक्ता मौजूद नहीं होंगे। सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और ऐसे लोग होंगे जो इस एनकाउंटर पर आपको सटीक विश्लेषण दे सकते हैं। क्या बिहार में एक बार फिर से माहौल अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की तैयारी चल रही है? क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, भरत तिवारी पर क्यों नहीं थम रही लड़ाई और माहौल अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की तैयारी। चर्चा में मेरे साथ पूर्व IPS उमेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं, विनम्र सेन जी राजनीतिक विश्लेषक, अरुणेश द्विवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट और डॉक्टर भागवत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रीय संयोजक सह अध्यक्ष हैं सवर्ण सेना के। तो सबसे पहले मैं पूर्व IPS उमेश कुमार सिंह जी आपके पास ही आना चाहता हूं। इस मामले में पूर्व DGP का बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है, अभयानंद। उन्होंने कहा है कि जब ये एनकाउंटर हुआ तो वहां पर SDM क्या कर रहे थे। मामले का सियासी पहलू मैं और लोगों से समझूंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल बातें आपके साथ पहले करना चाहता हूं। तो अब SDM पर सर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि एनकाउंटर के दौरान SDM क्यों मौजूद थे। ऐसा तो नहीं था कि कहीं अतिक्रमण हटाई जा रही थी या कहीं ऐसी चीजें की जा रही थी कि वहां SDM का रहना अनिवार्य था। पुलिस एनकाउंटर में SDM का क्या काम था? हाँ, मैं अपनी बात पहले कहना चाहूंगा कि ये बार बार टर्म जो एनकाउंटर इस्तेमाल हो रहा है थोड़ा सा अब गलत लग रहा है। और हाँ, उनको गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, साथ में SDM का रोल लॉ एंड ऑर्डर में हो सकता है, इस वजह से जा सकते हैं। और इस तरह के प्रकरण में जब जाते हैं तो डिप्टी एसपी और SDM दोनों साथ ही जाते हैं, ताकि कोई भी अगर इस तरह की समस्या उठे तो SDM भी वहाँ मौजूद है, जिससे कि कोई मौके पर निर्णय लिया जाना है तो वो निर्णय ले सके।
और साथ साथ दोनों के रहने पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में दोनों का योगदान जरूरी रहता है। तो इस वजह से एसडीएम जा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये आरोप पूरा एसडीएम पे लग रहा है और एसडीएम की वहां पे मौजूदगी है, तो फिर मैं कहूंगा कि ये तो जांच का विषय है कि एसडीएम का रोल क्या था। लेकिन निश्चित रूप से अगर वहां पे एसडीएम मौजूद थे या कोई भी मौजूद था, तो जो आईपीसी की पुरानी धाराएं थी, अगर उसमें आप देखेंगे, हत्या में अगर रिवॉल्वर किसी ने चलाई है और उसके साथ 2 व्यक्ति और हैं, तो वो भी उसके सहभागी माने जाते हैं और उन पर वही आरोप प्रमाणित होता है जो पिस्टल चलाने वाला। तो निश्चित रूप से एसडीएम साहब इस घटना के अंजाम से बच नहीं सकते हैं और वो भी धाराएं उन पे लगेंगी जो पुलिस वालों पे लगी है। इस वजह से एसडीएम साहब भी उतने ही दोषी हैं जितने कि पुलिस वाले। लेकिन सर सवाल वही उठ रहे हैं कि एसडीएम आखिरकार साथ में क्यों गए थे? क्या कोई कानूनी पहलू है ऐसा कि किसी भी मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर? अब मौके पे क्या स्थिति थी, अक्सर मैं भी जब डिप्टी एसपी था या जब मैं एसपी था, तो उसमें साथ में डीएम और एसपी भी साथ जाते हैं, एडीएम और एडिशनल एसपी भी साथ जाते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में हमेशा होता है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों साथ साथ रहते हैं। तो संभवतः निश्चित रूप से ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी जहां पर एक व्यक्ति पहले लोगों को पुलिस वालों को धमकाता है, हवाई पिस्टल से हवाई फायरिंग भी करता है, बाद में भले वो पिस्टल फेंक दे। लेकिन ये गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी जिसमें कि एसडीएम और सीओ दोनों का रहना वहां पे लाजमी था। और सर परिवार की तरफ से जो लगातार मांग की जा रही है, भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है ये सारी मांगे सही है? मेरे विचार से थोड़ी सी ये मांगे बड़ी चढ़ी हैं, क्योंकि शहीद का दर्जा देना कहां तक उचित होगा इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो शहीद हुए हैं वो निश्चित रूप से देश के लिए, अपने किसी क्रूर शासक के लिए लड़ते हुए मरे हैं। तो ऐसे में शहीद की परिभाषा बदल जाती है। और हाँ, यही अगर हमारा देश गुलाम रहा होता और अंग्रेजों का शासन रहा होता और उनके विरुद्ध ये ऐसा करते हुए मारे जाते, तो निश्चित रूप से शहीद का उनका ओहदा होता। लेकिन ऐसे में जब हम देश गुलाम नहीं है और हम पर कोई शासन नहीं कर रहा है, तो ना तो ये सेना में थे जहां पर कि कहीं मारे गए हैं युद्ध में अपने बॉर्डर पे, या कोई ऐसी घटना हुई हो जिसमें कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी ये। लेकिन निश्चित रूप से मुआवजे की मांग या और भी चीजें जो भी हैं वो अपनी जगह सही है। शहीद के लिए मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ओके सर, एक छोटा सा सवाल आपसे और है कि परिवार ने ऐलान किया है कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो आपको लग रहा है कि परिवार कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में है? देखिए, जिसके साथ बीतती है उसकी मनोदशा क्या है और वो क्या चाहता है, यह कह पाना बड़ा मुश्किल काम है। और उसको किस स्तर पे समझाया जा सकता है, किस स्तर पे मनाया जा सकता है, या क्या उसकी समझ में है, ये भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अतः ऐसे में जो भी उनके परिवार वाले कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर उनका खून गया है, उनका बेटा मरा है और उनको दुख है इस बात का, तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें तो आएंगी ही। और अगर आ रही है तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, मैं अरुणेश जी के पास आता हूं। भागवत जी प्लीज आप फ्रेम में स्थिर रहिएगा। अरुणेश जी, आपसे यह सवाल है कि इस मामले में राजनीति अब इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि ओवैसी के भी एंट्री हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण का बच्चा मारा गया। तो ऐसे में बिहार पुलिस को घेर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महापंचायत का फिर से ऐलान हो गया है भरत तिवारी के विरोध में। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये लड़ाई थमने वाली है या नहीं? भरत तिवारी को न्याय दिलाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये अपने सियासी हित को साधने वाले समीकरण, जहां पर एक तरफ ओवैसी आ गए हैं और उनको ये लगता है कि हमें जो है माना जाता है कि मुस्लिमों की पार्टी है, मुसलमान सिर्फ उनको वोट देते हैं, हिंदू वोट नहीं देते हैं, ब्राह्मण वर्ग से दूरी है। तो ओवैसी की पूरी कोशिश ये है कि यूपी और बिहार में खास तौर पर वो कुछ ब्राह्मण वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ पाए और वोट में उसको कन्वर्ट कर। अब वो अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा एक प्रमुख पहलू ये है कि अभी तक जो महापंचायत पहले हुई थी वो भरत तिवारी के समर्थन में हुई थी, उसके परिवार को न्याय दिलाने के उद्देश्य से हुई थी। लेकिन अब जो अभी आप बता रहे हैं कि जो ये हुआ है
उसमें वो उसके विरोध में कर रहे हैं। यानी हमारे जो कुछ लोग हैं सियासतदान, उनसे जुड़े लोग इनडायरेक्टली वे में समाज को दो धड़ों में बांटना देना चाहते हैं भरत तिवारी केस में। पहला पार्ट वो होता है जो भरत तिवारी के समर्थन में खड़े हो और उनमें अच्छी खासी संख्या है। वहीं अब दूसरा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि भरत तिवारी के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ और इनकाउंटर को जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है। तो इस सोच के जो व्यक्ति हैं उनका एक अलग गुट बन रहा है और वो अलग एक तरीके की पंचायत कर रहे हैं। यानी भरत तिवारी को न्याय दिलाने के समर्थन में बहुत से लोग हैं, तो अब ऐसे कुछ राजनीतिक समीकरण साधे जा रहे हैं कि अब उसके विरोध में भी पंचायत हो रही है। क्या इन सबसे भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिल जाएगा? दरअसल मैंने इसीलिए अपने शुरुआती संबोधन में कह दिया था, इस पूरे मामले का अब सियासीकरण हो गया है, राजनीतिकरण हो गया है। एक कानून का मसला था, एक क्राइम का मसला था, उसको अब पॉलिटिक्स का मसला बना दिया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भरत तिवारी के परिवार के लोग हैं, शायद यही सब सोच समझ करके उनको लगा होगा कि हमें इस सिस्टम में, इस पुलिस प्रशासन में या बिहार के जो शासन है, मुख्यमंत्री हैं, उनकी जांच पे भरोसा नहीं है और कोर्ट से उनको मदद की उम्मीद होगी, तभी वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और मुझे लगता है एक पीड़ित व्यक्ति को बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है, उसको जहां से न्याय पाने की उम्मीद हो वहीं पर उसको दरवाजा खटखटाना चाहिए और वो कोर्ट जाने का अगर फैसला उन्होंने किया है तो ये भी मैं इसे व्यक्तिगत तौर पर फैसला मानता हूँ। ठीक है डॉक्टर भागवत शर्मा, क्या ये लड़ाई अब अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की तैयारी है? जिस तरीके से सवर्ण नेताओं की टिप्पणी आई, सवर्ण नेता भरत तिवारी के समर्थन में आए, लेकिन दूसरी तरफ से जीतन राम मांझी हो, नागमणि कुशवाहा हो, उन लोगों का बयान और अब गोल्डन दास ये कोई है इसकी चेतावनी, क्या बिहार में अब एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, अगड़ा बनाम पिछड़ा कराने की कोशिश चल रही है? मैं कहना चाहता हूं, क्या भरत तिवारी पे पहले से हत्या का कोई मुकदमा दर्ज था? क्या उस व्यक्ति ने पहले किसी की हत्या की है? क्या उस व्यक्ति पे पहले छेड़खानी का आरोप उस पे है, या कोई लूटपाट का मुकदमा दर्ज हो, या डिफेंस सप्लाई का उस पे कोई मुकदमा दर्ज हो? नहीं, एक भी मुकदमा उस व्यक्ति पे पहले से कोई दर्ज नहीं है। वो व्यक्ति सनातन की बात करता है, हिंदू की बात करता है, दलित की बात करता है, पिछड़ा की बात करता है, सभी के उत्थान की बात करता है। वो व्यक्ति लड़ किसके लिए रहा था? किसके लिए लड़ रहा था? ये तो सभी लोग जान रहे हैं। वो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए लड़ रहा था, जिनको नीचे एक ऐसे जगह पे बसाया गया था जवनिया गांव से हटा करके, जो फिर से अगर बाढ़ की स्थिति अगर होती तो वो लोग फिर से उनका घर डूब जाता। तो वहां पे मिट्टी भराई को लेकर के वो अधिकारियों के, और वहां पे अधिकारियों के द्वारा उससे मिसबिहेव किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है मानसिक रूप से। तब वो व्यक्ति जाकर के हथियार उठाता है, और हथियार उठा के वो उसने किसी की हत्या तो नहीं की, वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो गया। तो आप जब वो लाइव करके अधिकारियों को धमकाया, तो यहाँ पे चाहिए था उसे प्यार से समझाया जाए। भागवत जी, हथियार उठाया वो तो गलत था ना? मैं इसे कहीं से भी जायज सही नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन क्या इन सारे पुलिसकर्मियों ने, एसडीएम ने जो साजिश करके उस निर्दोष बेगुनाह की हत्या कर दी, ये कहाँ से सही है? ये कहाँ से जायज है? इनका ये हत्या करने का अधिकार, 5 गोली जो मारी गई, या कोई पहले से कोई आतंकवादी है क्या ये भरत तिवारी? ये जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि सही हुआ, नागमणि कुशवाहा भी कह रहे हैं सही हुआ। जीतन राम मांझी और नागमणि कुशवाहा जैसे लोग जो सिर्फ जात के नाम पे राजनीति करके बिहार को गर्त में धकेलने का काम कर रहे हैं, बिहार की स्थिति को अब क्या है, ऐसे ऐसे लोग की बात ही छोड़िए, ये सारे नेगेटिव लोग हैं, मैं इन पे चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन उसके लिए न्यायालय है। इन सारे पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी, अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन्होंने एक मासूम सीधे साधे छात्र की हत्या कर दी। अविलंब इनकी गिरफ्तारी की मांग मैं करता हूं, और इन पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो और हत्या का मुकदमा चले, इन्हें आजीवन कारावास की सजा हो, ये हमारी मांग है। नहीं तो सवर्ण सेना अब मैदान में उतरेगी और न्याय के लिए अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे। किसी भी बेगुनाह से हत्या आप नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी तबका का लोग। एक तरफ गोल्डन दास जैसे लोग हैं और दूसरी तरफ भरत तिवारी के समर्थन में लोग हैं, विक्षिप्त लोग हैं,
ये मानसिक रूप से आपकी रिक्वेस्ट है देवेंदु जी, ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की चर्चा यहाँ ना करें। नहीं, मैं चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों पर भी यही आरोप लगते हैं कि ये लोग भी एक तबके एक समाज की बात करते हैं और उन पर भी वही आरोप लगता है, वो लोग भी अपने समाज की बात करते हैं, तो कौन सही कौन गलत है? ना हमने किसी वर्ग को कभी गाली दिया है, ना ही किसी का विरोध किया है। अपने बातों के लिए अपने अधिकारियों के लड़ना ये कहीं से गलत नहीं है। कहीं से हमारे साथ जस्टिस होगा, हम आवाज उठाएंगे। हमने किसी को गाली दिया, एक स्टेटमेंट मेरा कोई दिखा दे, मैं कभी भी इस लाइव डिबेट में हिस्सा नहीं लूंगा, कभी भी आजीवन संन्यास। मैंने कभी भी किसी वर्ग के खिलाफ नहीं बोला है। आप पे निजी आरोप नहीं है, ये उन लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि जो लोग भरत तिवारी का समर्थन करते हैं वो सिर्फ एक जाति की बात करते हैं। ये आप पर कोई निजी आरोप किसी का नहीं है। और दूसरी तरफ भरत तिवारी शहीद हुआ है, भरत तिवारी की साजिशन हत्या की गई है उन नकारात्मक पुलिस कर्मियों के द्वारा जो मानसिक रूप से बीमार है, और ऐसे लोग की ठीक है मांग में करता हूं। ओके, ठीक है, आपकी बात ठीक है। अब मैं विनम्र सेन जी आपके पास आता हूं। इस मामले में आखिरकार राजनीति अब अपने चरम पर पहुंचती ही जा रही है और हर तरफ यह बात होने लगी है कि बिहार में एक बार फिर से अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासत देखने को मिल रही है और इसको बड़ा बनाने की तैयारी चल रही है। जिस दौर से बिहार बहुत मुश्किल से बाहर निकला है, एक बार फिर से बिहार को उसमें झोंकने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ भरत तिवारी के समर्थन में प्रदर्शन हुए, लोग जुटे, तो अब दूसरी तरफ महापंचायत का ऐलान हुआ है और यह महापंचायत ऐसा है कि यहां पर सारे भरत तिवारी के विरोधी जुटेंगे, यानी वो लोग भी जुटेंगे जो दिन भर सरकार को गालियां देते हैं, जो दिन भर लालू नीतीश को गालियां देते हैं, सारे लोग एक हो रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही कि भरत तिवारी का ये जो इनकाउंटर है या जो उनके साथ दुर्घटना हुई, ये निश्चित तौर पर अब वो राजनीति के हवाले हो चुकी है। ये मैंने पहले भी कहा। उनके समर्थन करने वाले लोग अतिशय राजनीति कर रहे हैं, उनको जैसा आपने कहा शहादत का तमगा देने की बात कर रहे हैं, और उनके विरोध में जो सरकार का विरोध करना चाहते हैं वो सवर्ण समाज पर एक औजार बनाकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। एक तरफ क्रिया हुई कि सारे सवर्ण समाज के लोगों ने खड़े होकर उसके इनकाउंटर को गलत कहा, इसलिए क्योंकि वो सवर्ण समाज का है। बात यह है कि हमारा विरोध ये होना चाहिए कि एक निर्दोष व्यक्ति को, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, उसकी हत्या की गई पुलिस के द्वारा। हम इस तरफ नहीं गए, हम ये कहे कि सवर्ण समाज के द्वारा एक ओबीसी सरकार के मुखिया के द्वारा उसकी हत्या की गई। तो जब वो क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। ऐसे में राजनीति करने का अवसर मिल गया लोगों को। अगड़ा बनाम पिछड़ा जो बिहार की पुरानी राजनीति थी, उस राजनीतिक खेल पर अब बिहार फिर से चल पड़ा है। पूरा मामला भरत तिवारी का मेरी दृष्टि में दिन प्रतिदिन डिरेल होता है। जैसे कि अभी पूर्व आईपीएस महोदय ने कहा कि मैं सहमत नहीं हूं कि उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए। अब अतिशयोक्ति तो दोनों तरफ से चल रही है ना। वहां कोई कर दी गई, उसे बिल्कुल शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और भागवत जी, शहीद की परिभाषा भाई साहब जान लेनी चाहिए। भाई साहब, शहीद की परिभाषा जान लेनी चाहिए। शहीद की परिभाषा जान लेनी चाहिए कि शहीद होना और एक निशंस हत्या कर देना या विक्टिम होना या छात्र की हत्या उन भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के द्वारा कर दी गई। भाई साहब, मेरे पुलिस वालों की हत्या हुई तो पुलिस वालों द्वारा अगर हत्या की गई तो पुलिस वालों को फांसी की मांग की जाए, ये गलत नहीं है। लेकिन जिसकी हत्या हुई पुलिस के द्वारा वो शहीद नहीं हुआ। और हम लोग लड़ेंगे। मेरे ख्याल से आपको शहीद की परिभाषा जान लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको शहीद के बारे में जान लेना चाहिए कि शहीद किसको कहते हैं। मैं भरत तिवारी मैंने आपको जान लेना चाहिए। मैं भरत तिवारी को दोषी या भरत तिवारी को निर्दोष नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको शहादत की उनकी मांग करना, शहीद होना क्या होता है, एक बार इसको जान लेना चाहिए। प्लीज टॉपिक पे रहते हैं। एक मिनट, मैं तो टॉपिक पर हूँ, भाई साहब को पीड़ा हो रही है ना। मैं तो टॉपिक पर हूँ, भाई साहब को पीड़ा हो रही है। जानते हैं नहीं कि शहीद क्या होता है। शहीद वो होता है जो सेना के लिए, भारत देश के लिए, विदेश नहीं। देखिए लोग, भागवत जी और विनम्र जी प्लीज मेरी बात सुनिएगा।
देखिए ये लोकतंत्र है, लोग मांग उठा सकते हैं, कुछ भी मांग उठा सकते हैं। यहां तो स्थिति ऐसी है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग मस्जिद को शहीद का दर्जा देने की बात करते हैं। तो भारत में कुछ भी मांग हो सकती है, सारी मांग अपनी जगह पे ठीक है, लोकतंत्र है, लोग मांग करेंगे। और इस पर पूर्व आईपीएस उमेश जी ने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन मेरा सवाल विनम्र जी आपसे दूसरा है कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि राजनीतिक मामला जो होता जा रहा है, इसका क्या इंपैक्ट होगा आने वाले समय में, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या इसका असर पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ आप देखिए, इस सर एक मिनट सवाल कंप्लीट कर लूं, कि एक तरफ तो यह है कि कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, सारे लोग विरोध कर रहे हैं, सब कह रहे हैं भरत तिवारी के साथ गलत हुआ। लेकिन ये जो बहुजन महापंचायत का आयोजन हो रहा है, इसमें उन लोगों की फोटो लगाई जा रही है, लालू की, तेजस्वी की, नीतीश कुमार की। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति चल क्या रही है इसमें सीधा सीधा राजनीतिक आपको दृष्टिकोण दिखाई देना चाहिए कि ये सारा सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का एक रणनीतिक चाल है कि वो एक भरत तिवारी के मुद्दे को उठा करके भाजपा को सवर्ण हितैषी और ओबीसी वोट बैंक, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक है सारे पूरे देश में, जिसको मोदी और अमित शाह और योगी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, माने बिहार के मुख्यमंत्री, ये सभी लोग ओबीसी वोट बैंक को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, उनको बिखराना कि देखिए ये तो एक ब्राह्मण का हत्या, एक ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ तो पूरे देश में ऐसा तमाशा चल रहा है, और कितने ओबीसी एक मिनट भागवत जी प्लीज रुकिए, भागवत जी प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा, नहीं मैं अलग चर्चा नहीं कर रहा, आप प्लीज रुकिए। भागवत जी प्लीज मेरे सवाल को तो सुनिए, समझिए। मैं विनम्र जी से यही सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो दूसरे तरफ सवाल यह भी है कि भरत तिवारी की मौत हुई, सिर्फ सवर्ण नेता ही मैदान में क्यों आए, क्यों नहीं ओबीसी समाज के नेता बाहर आए, क्यों नहीं SC ST समाज के नेता बाहर आए? इस पर भी तो सवाल होना चाहिए विनम्र जी। ये बिल्कुल सवाल होना चाहिए। यही तो सामाजिक विडंबना की बात हम लोग पिछले 5-6 मैंने चर्चाओं में ये कर रहे हैं कि क्यों समाज को जब समाज जातियों में बंटता जा रहा है, जब समाज में विखंडन हो रहा है कि जाति के आधार पर हम हित और अहित की बात सोच रहे हैं, तब फिर वो सामाजिक न्याय की बात तो खोखली हो गई ना भाई। हम जिस लालू प्रसाद यादव और जो समाजवादी पार्टी जिस सामाजिक न्याय की बात करती है, संविधान को बचाने की बात करती है, जो माने अराजकता की बात करती है, वो सारे पैमानों पर तो खुद खरी नहीं उतर रही है ना। सामाजिक न्याय केवल क्या ओबीसी के लिए होगा, सामाजिक न्याय केवल क्या दलित के लिए होगा, सवर्णों का सामाजिक न्याय नहीं है क्या, सवर्णों को संविधान का अधिकार नहीं है? तो ये तो कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इन पार्टियों को सोचना चाहिए कि किस सामाजिक न्याय, किस संविधान की सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं कि आप क्या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई ऐसा बयान आया कि महापंचायत में हमारी फोटो हटाई जाए, हम इस इनकाउंटर के पक्ष में नहीं है? ऐसा तो कोई बयान नहीं है आपके हमारे सामने। बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हैं, निश्चित तौर पर। और सरकार भी इस बात को समझती है कि अब राहुल गांधी भी बात वही करते हैं 90-10 की, 80-20 की, 85-15 की। तो 5 ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवत जी प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, आप कुछ कह रहे थे। देखिए ऐसा है, अब इन्होंने जो बोला मैं इनकी बातों से कुछ हद तक सहमत भी हूं। इनका तेजस्वी जी का और जो भी विपक्ष के नेता है उनका बयान आना चाहिए था। हमारी मांग है कि जो आरोपी हैं उस एसडीएम की जिन्होंने इस हत्या की साजिश रची, इन जितने भी लोग हैं इस सब की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए, इन पे हत्या का मुकदमा चले। और मेरा यह न्यायालय से, माननीय मुख्य न्यायाधीश से यह निवेदन है कि इन सारे लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो और भरत तिवारी के परिजनों को अविलंब 5 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए, उसके परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। ठीक है, ओके मेरे पास टाइम भागवत जी प्लीज भागवत जी मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। एक क्लोजिंग कमेंट छोटा सा उमेश जी आपसे चाहूंगा कि सर अब यह ऐलान हो गया है परिवार के द्वारा कि हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट में जैसे ही याचिका दायर होगी तो हाई कोर्ट क्या इस पर फैसला दे सकता है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए हाई कोर्ट क्या करेगा ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल काम है। हाई कोर्ट को जो सही लगेगा वही हाई कोर्ट करेगा। और मेरे मुंह से अगर ये आप सुनना चाहते हैं कि हाई कोर्ट क्या करेगा तो इस पे मुझे क्षमा करें, क्योंकि वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो उनका एक अधिकार है।
अधिकार क्षेत्र है, ठीक उसमें है। मेरा कोई भी, हाँ मैं अपना मत दे सकता हूँ, तो हाईकोर्ट को भी सहानुभूति पूर्वक इनके प्रार्थना पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ एक बहुत है। ही दुखद घटना हुई है जो हाँ। गलत है। तो ऐसे में अगर न्याय के लिए कोई जाता है तो निश्चित रूप से किसी का भी रुख नम्र होना चाहिए। सर, क्या हाईकोर्ट जो आरोपी पुलिसकर्मी है उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर दे सकता है? देखिए, हाईकोर्ट जांच का आदेश दे सकता है, सही दिशा में जांच हो और कार्रवाई शीघ्र हो, और कार्रवाई की प्रगति मांग सकता है। उसमें वो टाइम फ्रेम दे सकता है कि इतने समय सीमा के भीतर जांच ठीक है। करके हमें प्रगति से बताइए। लेकिन अगर गिरफ्तारी की आदेश देता है तो मतलब कि उसने तय कर लिया ना कि वो अपराधी है। तो हाईकोर्ट ऐसा आदेश कैसे दे सकता है? ठीक है सर, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उमेश कुमार जी, आपका विशेष आभार। विनम्र सेन जी, डॉक्टर भागवत शर्मा जी और अरुणेश द्विवेदी जी, आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। तो अब देखना यह होगा कि इस मामले में हाईकोर्ट क्या फैसला करता है। हालांकि अब तक पीआईएल दायर करने की खबर सामने नहीं आई है, सिर्फ ऐलान हुआ है परिवार की ओर से। और अब इस मामले में राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच रही है। एक तरफ भरत तिवारी के समर्थन में भारी भीड़, भारी जनसैलाब नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब 5 जुलाई को महापंचायत का भी ऐलान किया गया है। यानी कि इसका इंपैक्ट आने वाले समय में बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना है, धन्यवाद।